Parliamentary system looks easy until UPSC twists a single statement and changes the entire answer. So in this PYQ session, we will be understanding exactly how UPSC tests your concept clarity with respect to this chapter, that is parliamentary system. Hello everyone, welcome to this video on PYQ on parliamentary system, and without wasting any time we will start with the first question. और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है that in the Parliament of India the purpose of an adjournment motion is, एडजर्नमेंट मोशन का क्या पर्पस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। पहला ऑप्शन कह रहा है दैट टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या कोई मैटर जो अर्जेंट होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का वो मैटर होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करवाने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये हमें बताना है। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है टू लेट ओपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स। क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट कर पाए फ्रॉम मिनिस्टर्स, उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है? तो जी नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन द डिमांड ऑफ ग्रांट। क्या डिमांड ऑफ ग्रांट जो होता है उसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट के रिडक्शन के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है? तो अगेन द आंसर इज नो। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग्स टू चेक द इनएप्रोप्रिएट और वायलेंट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द सम मेंबर। क्या कुछ मेंबर्स के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर का या फिर वायलेंट बिहेवियर का, क्या उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है उन चीज़ों को चेक करने के लिए और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को पोस्टपोन करने के लिए? तो अगेन द आंसर इज नो, और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है? बिकॉज जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो उसके ऊपर तुरंत डिस्कशन जो है वो कराया जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बिकॉज एक वर्ड के वजह से आप यहाँ पे ब्लंडर कर देंगे और यूपीएससी यही गेम खेलता है एग्जाम में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं क्या वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स पार्लियामेंट? देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं क्या वो अपना ऑफिस तब तक ही होल्ड करते हैं जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है? Then third statement, the prime minister shall communicate to the president about the proposals for legislation। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन या प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन? कानून के रिस्पेक्ट में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट को। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको लग रहा होगा कि सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट वर्ड जो है वो गेम खेल गया और आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आंसर जो है आपका गलत हो जाता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 को जब आप देखते हैं तो वहां पे कहा गया है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड था जिसके वजह से पूरा स्टेटमेंट जो है, पूरा आंसर जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर हमें क्या निकल के आता है? सो ऑप्शन ए जहां भी है, 1 जहां भी है उसको काट दीजिए तो आपके पास आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी 2 एंड 3। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। Then question number 3, consider the following statements regarding a no confidence motion in India। नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई भी जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है इस चीज को? तो जी हाँ, इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। दैट्स वाई फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। क्या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो अगेन इसका आंसर है जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? बोथ 1 and 2।
ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दैट देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है वो हमें बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो बताता है, डिस्क्राइब करता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दैट लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो जहां पे क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, तो जी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहां पे सरकार जो है वो डायरेक्टली चुनी जाती है। ठीक, देन सेकेंड स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, एंड इसी वजह से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो हमें इंडिया में दिखता है? तो जी नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात है वो तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन थर्ड, राज्यसभा कैन नॉट बी डिजर्व्ड। अब राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, अपर हाउस जो है वो डिजर्व नहीं होगा। क्या इससे ये साबित हो जाता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो फॉलो होता है? तो जी नहीं। ठीक है, दिस इज अ फीचर ऑफ परमानेंट अपर हाउस, नॉट द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, देन हमारे पास बचता क्या है? ऑप्शन डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो जी हाँ, इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लोकसभा, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, the Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करता है फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी फंक्शन करते हैं उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है किस तरीके से कंट्रोल करता है? क्या वो एडजमेंट मोशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्या क्वेश्चन आवर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के कंट्रोल जो है वो किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? जी, ये तीनों जो टूल्स हैं वो यूज करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल जो है पार्लियामेंट बना के रखती है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। हमें बताना है कि दिए हुए ऑप्शंस में से वो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो बताता है कि मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। पहला ऑप्शन कह रहा है दैट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इंडिपेंडेंट वे में, सेपरेट वे में काम करते हैं? तो जी नहीं। हमने लेक्चर में देखा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। देन सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है दैट इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड इज मोर इफिशिएंट। तो जी नहीं, ये ऑप्शन जो है वो भी गलत है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज वहां पे फिक्स टेन्योर होता है सरकार का। बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार 5 साल के लिए चुन के आती है, बट जब तक वो मेजोरिटी को बनाए हुए है लोकसभा में तब तक ही वो सत्ता में रह सकती है। इसलिए फिक्स टेन्योर जो है हम नहीं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे होता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दैट द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो जी हाँ, ये फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और ये एक एडवांटेज है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव अगर सही से काम नहीं करता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ला दिया जाता है, इनिशिएट कर दिया जाता है लोकसभा में, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है तो सरकार जो है वो गिर जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 7, in the context of India, which of the following principles is are implied institutionally in the parliamentary government? हमें बताना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो कौन सा या कौन से प्रिंसिपल हैं जो इंस्टीट्यूशनली पार्लियामेंट्री गवर्नेंस को इम्प्लाई करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग जो है यहाँ पे छूट गया, ये 1 है, ये 2 है और ये
3 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट होते हैं क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो है सही है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। तो जी हाँ, ये ऑप्शन जो है वो सही है, बिकॉज जब तक सरकार मेजोरिटी एंजॉय करती है पार्लियामेंट में तब तक ही सरकार जो है टिकी हुई है, और सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन कह रहा है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। जो कैबिनेट है क्या वो हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा लीड किया जाता है? तो जी नहीं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो जो कैबिनेट है क्या उसके हेड प्रेसिडेंट हैं? जी नहीं। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। तो हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी को, और हमें आंसर मिल जाता है ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमें बताना है कि दिए हुए जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो बेस्ट वे में डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। पहला ऑप्शन कह रहा है एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। क्या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है? तो जी नहीं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो जी हाँ। देन बाकी जो 2 ऑप्शन है उसे हम देख लेते हैं। लेजिस्लेचर इज सबऑर्डिनेट टू द एग्जीक्यूटिव। जी नहीं। फोर्थ जो ऑप्शन है वो कह रहा है एग्जीक्यूटिव हैज फिक्स्ड टेन्योर। तो जी नहीं, फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। Then question number 9, which of the following principles is regarded as the bedrock of parliamentary government? parliamentary government का वो कौन सा फीचर जो है वो bedrock के रूप में काम करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है separation of powers, then दूसरा ऑप्शन कह रहा है जुडिशियल सुप्रीमेसी, थर्ड कह रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फोर्थ कह रहा है फिक्स्ड टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को नहीं मिलती, इंडिया में ये चीज नहीं है। देन थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जी हाँ, हमने जब चैप्टर को कवर अप किया था तब हमने देखा था कि जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए कहा जाता है दैट दे स्विम टुगेदर, दे सिंक टुगेदर। ठीक है। एंड जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज फिक्स्ड टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमें यहाँ पे देख के बताना है कि वो कौन सा फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्यूजन ऑफ पावर। तो फ्यूजन ऑफ पावर जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का पार्ट है, फीचर है। देन डबल मेंबरशिप भी फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। देन फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है एग्जीक्यूटिव का इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, सी जो है वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, the phrase primus inter pares in the context of parliamentary government refers to, primus inter pares का मतलब क्या होता है? तो जब हमने लेक्चर देखा था तब हमने इसको बहुत ही अच्छे से primus inter pares जो है उसको समझा था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर एज द फर्स्ट एमंग इक्वल्स। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 12, which of the following developments led political analysts to describe the British system as prime ministerial government? वो कौन सा डेवलपमेंट हुआ है जिसके वजह से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को नया नाम दिया है, और वो नया नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट। तो किस वजह से इस सिस्टम को प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट जो है वो कहा जाता है? ये कहा जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओवर द कैबिनेट। ओके, प्राइम मिनिस्टर का जो इन्फ्लुएंस है कैबिनेट के ऊपर वो बढ़ता गया है, उनका जो पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ चुका है, इसीलिए हम इस सिस्टम को अब प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is a major demerit of parliamentary government? Parliamentary government का major demerit क्या है वो हमें बताना है। Lack of accountability, तो जी नहीं, हम parliamentary government को
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी वहां पे रहती है, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो आंसर नहीं होगा। देन पॉसिबिलिटी ऑफ ए कैबिनेट डिक्टेटरशिप, तो जी हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि कैबिनेट जो है वो डिक्टेटर के रूप में काम कर सकता है जब जरूरत से ज्यादा उनको मेजोरिटी मिली हुई है, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी जब वो एंजॉय करते हैं तो कैबिनेट जो है वो डिक्टेटर के रूप में काम कर सकता है, जो कि एक मेजर डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 14, why did the constituent assembly prefer the parliamentary system over the presidential system? हमारा जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को वैल्यू दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडेप्ट किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एडेप्ट नहीं किया? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसलिए एडेप्ट किया गया बिकॉज फेमिलियरिटी थी विद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रेफरेंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी, क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ज्यादा वैल्यू दिया ओवर स्टेबल गवर्नमेंट? तो जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो अभी तक सही हैं। देन थर्ड, डिजायर टू अवॉइड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कॉन्फ्लिक्ट, जी हाँ, इसी की वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया ताकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो ओवरलैप रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं रहेगा। देन फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है नीड टू एकोमोडेट इंडियाज डाइवर्सिटी, तो जी हाँ, इंडिया की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनिस्टर्स इन इंडिया। मिनिस्टर्स जो होते हैं इंडिया में उनके रिगार्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट ए मिनिस्टर मस्ट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसी को मिनिस्टर बनाया जा सकता है? अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है? उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये गलत है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हैं तो भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं, बट आप अगले 6 महीने तक ही मिनिस्टर रहेंगे। अगर आप अगले 6 महीनों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बन जाते हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जो है ले लेते हैं, तो आप उस पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप उस मिनिस्टर के पोस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत हो गया है तो हम एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी को, और हमें आंसर मिल जाता है ऑप्शन ए, 2 एंड 3। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए नॉन मेंबर कैन रिमेन मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम 6 मंथ, तो जी हाँ, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो मैक्सिमम 6 महीनों के लिए मिनिस्टर बन सकता है, उससे ज्यादा के लिए वो नहीं बन सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो हाँ, इंडिया में हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में है, इसलिए मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 2 एंड 3 ओनली। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होके आप अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।